स्वागत करती हूँ आप सभी का नवीन दैया यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, स्वरूप, महत्व, तो उसके हो गए थे और उद्देश्य और सामान्य सिद्धांत रह गए थे। तो चलिए आज कर लेते हैं आगे। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 है बालक को अपनी मातृभाषा के अन्य लोगों द्वारा प्रस्तुत भाव आदि को पूर्ण रूप से समझने के योग्य बनाना। मतलब ये है कि बच्चे जब बात करता है, इंटरेक्शन करता है दूसरों से बाहर, स्कूल में या किसी और से, तो मतलब बच्चे को बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है, भाव क्या है, ये बच्चे ये नहीं कि जो सामने वाला कुछ बोल रहा है बच्चे के सामने बच्चे ने बस सुन लिया। मतलब उसका अर्थ भी पता होना चाहिए बच्चे की, वो क्या कह रहा है, उसके भाव को समझ में आना चाहिए। और शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे को इस लायक बनाए। बालक को अपने भाव विचारों को प्रभावशाली ढंग से भी व्यक्त करने के योग्य बनाना। मतलब ये कि जो हम अपने भाव जो विचार होते हैं बच्चे के, वो जितनी अच्छे से उसको बोल पाता है ना, जितना मतलब खुल कर बोल पाता है, उतना ही प्रभावशाली होता है उसका मतलब लैंग्वेज जो है। मतलब जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो, या फिर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हम जितने अच्छे से बात कर पाते हैं उतना ही अच्छा तो प्रभाव पड़ता है ना सामने वाले पे। मतलब ये कि बोलने के तरीके से ही पता चल जाता है कि हम कितने इंटेलिजेंट है, कितनी योग्यता है। तो ऐसे ही बच्चे के साथ है, आधा मतलब आधे से ज़्यादा तो उसकी में कितनी योग्यता है ये उसके बोलने के तरीके से ही पता चलता है। तो एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे को अच्छे से बोलना सिखाए। नंबर 3 है बालक को मातृभाषा के लिखित रूप को पूर्ण रूप से समझने में समर्थ बनाना। इसका ये है कि यहाँ पे मतलब ये नहीं कि बच्चा बस पढ़ रहा है, बस उसने पढ़ लिया, ये कोई, या फिर लिख रहा है, मतलब ये कोई वो नहीं हुआ। वो क्या लिख रहा है ये बच्चे को पता होना चाहिए कि वो लिख क्या रहा है, उसका अर्थ क्या है। ये नहीं कि बस ऐਵੇਂ ही लिख दिया। तो टीचर को कर्तव्य बनता है कि मतलब वो बच्चे की लिखित भाषा का अच्छे से विकास करे, मतलब वो गलत ना लिखे, वो क्या लिख रहा है वो उसको समझ में आना चाहिए। नंबर 4 है बालक में अपनी मातृभाषा के साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। मतलब जो मातृभाषा है उसमें रुचि तब होगी बच्चे की, तब आप मातृभाषा की उसे कहानियों की बुक होती है, कॉमिक्स होती हैं, और भी छोटी छोटी जैसे रामायण महाभारत की छोटी कॉपी भी आती है, साहित्य है। मतलब मातृभाषा में उसे नाटक वगैरह भी दिखा सकते हो आप। तो बहुत सारे ऐसे उस मातृभाषा में मूवी दिखा सकते हो आप बच्चे को, जिससे कि उसकी रुचि उत्पन्न हो मातृभाषा में। नंबर 5 है छात्र में अपनी संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक प्रथाओं से परिचित कराना तथा नैतिक, सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता आदि की भावना का समुचित विकास करना। छात्र जो है ना उसकी मतलब संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, मतलब वो हर जगह की सभ्यता अलग अलग होती हैं, मतलब धार्मिक जो वे होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, सामाजिक प्रथाएं अलग अलग होती हैं, नैतिकता का विकास करना, सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता। मतलब ये कि बच्चों को अच्छी अच्छी मातृभाषा में ही लिखित जो छोटी छोटी बुक होती हैं वो बच्चे को पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के बारे में उसके सामने बातें करनी चाहिए, तभी उसका मतलब अच्छे से मातृभाषा में बोलने में या पढ़ने में लिखने में बच्चे का वो होता है। आगे मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों को हम अनेक वर्गों में बांट सकते हैं। तो पहला है ग्राह्यात्मक उद्देश्य। ग्राह्यात्मक का मतलब ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करना। अगर इसका सिंपल सी भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है ग्रहण करना। बच्चे में उन कौशलों को विकास करना जिनके द्वारा यह मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त किए गए विचारों को ग्रहण कर सके। इसके लिए बच्चे में 2 कौशल विकसित होते हैं। एक तो सुनकर विचारों को योग्यता का विकास, दूसरा पढ़कर विचारों की ग्रहण करने की योग्यता का विकास। अब सुनकर जब विचार ग्रहण करेंगे तो उसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। ध्वनियों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, स्वराघात व बालाघात का ज्ञान। तो ध्वनियों का ज्ञान होता है जैसे मतलब वर्ण होते हैं, पहले बच्चों को वर्ण सिखाते हैं ना, तो फिर शब्द, फिर वाक्य, ऐसे मतलब धीरे धीरे होता है। फिर उसके बाद शब्दों का ज्ञान, फिर मतलब वाक्य, छोटा वाक्य, फिर बड़ा वाक्य, ऐसे। और स्वराघात बालाघात का ज्ञान, इसका मीनिंग होता है स्वराघात बालाघात एक ही बात होती है। मतलब जब समझा देती हूँ इसके बारे में, जब कोई मतलब जैसे या तो जब हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो उसमें एक वर्ण पे हद से ज़्यादा बल देते हैं कुछ बच्चे, या फिर वाक्य बोल रहे हैं तो उसमें एक ही शब्द पे ज़्यादा जोर देना, ज़्यादा बल देना, धक्का सा लगता है मतलब
तो वो बोलने का गलत तरीका होता है। उसका ज्ञान मतलब अध्यापक को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा ऐसा ना करे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे काला है, हिंदी में जब हम काला लिखते हैं क आ ल आ, तो जब हम उसको काला बोलते हैं तो यानी कि ल जो ला है उस पर ज़्यादा जोर जा रहा है, मतलब जबकि कुछ बच्चे बोलते काला, तो ये बोलने का गलत तरीका है। तो ये टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा के। या फिर जैसे ललिता है, तो ललिता में जैसे ली जो वर्ण है उस पर ज़्यादा जोर जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ललिता ता पे ज़्यादा धक्का सा लगाते, तो ये गलत होता है। बालाघात का यही मतलब होता है। तो टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अच्छे से बोल रहा है या नहीं। ध्यानपूर्वक सुनने की आदत, अब ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी तो फिर अच्छे से अर्थ समझ पाएंगे, तभी तो अच्छे से लिख पाएंगे। अब जब ध्यानपूर्वक सुन ही नहीं रहे, जब टीचर क्या बोल रहा है बच्चा सुन ही नहीं रहा है, तो फिर वो पढ़ेगा क्या, लिखेगा क्या। मुहावरों का ज्ञान, लोकोक्तियों का ज्ञान आदि। अब मुहावरों का भी ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, लोकोक्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए। रेडियो टीवी का प्रयोग करना, मतलब मातृभाषा में अच्छे से शिक्षण देने के लिए जो अध्यापक है वो रेडियो टीवी का प्रयोग भी कर सकता है। मतलब जो श्रुत सामग्री होती है, श्रुत सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे टीवी है वो दृश्य श्रव्य सामग्री में आ जाता है, रेडियो है वो श्रुत सामग्री में आ जाता है। तो इन सब का प्रयोग करके मतलब शिक्षण को रोमांचक बना सकते हैं हम। नंबर 2, साहित्य समाज का दर्पण है। अब मतलब पहले मैंने बताया कि मतलब सुनकर जो ग्रहण कैसे करते हैं उसके बारे में बताया। बात कर लेते कि लिख कर कैसे वो ज्ञान को ग्रहण करता है। तो साहित्य समाज का दर्पण, हमारे समाज एवं सभ्यता की सारी पूंजी साहित्य में नीति, मतलब दर्पण का मतलब होता है शीशा, मिरर। तो साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि उसी में तो हम देख पाते हैं ना कि प्राचीन जो सभ्यता थी हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है, साहित्य में ही तो पढ़ते हैं ना। तो साहित्य से परिचित होने के लिए जरूरी कि बालक को पढ़ना और पढ़कर अच्छे से अर्थ ग्रहण करना आता हो। अब मतलब साहित्य हो तभी तो पढ़ेगा ना, जब उसको अच्छे से पढ़ना आता होगा और उसका अर्थ भी ग्रहण करना आता होगा। और ये सिखाएगा कौन है? अध्यापक। एक अच्छा अध्यापक सिखाएगा। ये नहीं है कि हमें ही पढ़ रहा है बच्चा, उसको उसका अर्थ समझ में आ ही नहीं रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का। नंबर 2 है अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य। अभिव्यंजना का अर्थ होता है मौखिक या लिखित भाषा के माध्यम से अपने विचारों, अनुभव एवं विचारों को दूसरों के सम्मुख अभिव्यक्त करना। मतलब मौखिक रूप में बोलना आ जाता है, बोलना, सुनना, पढ़ना मौखिक रूप में आ जाते हैं, और लिखित में फिर हम लिख कर विचार व्यक्त करते हैं। तो मतलब बच्चा जितने अच्छे से अपने विचार व्यक्त कर पाता है उतनी ही उसे सफलता मिलती है। क्योंकि जब हम अच्छे से कोई बच्चा हम उससे मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं या किसी टॉपिक पे कुछ सुन रहे हैं तो बच्चा अच्छे से सुना पाता है, तो मतलब खुशी होती है बच्चे को। और फिर जितना बच्चा खुश रहेगा उतना ही वो ज़्यादा पढ़ाई में उसका मन भी ज़्यादा लगता है, तो फिर सफलता तो मिलेगी। और इससे बच्चे के मौखिक और लिखित व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब लिखित व्यवहार में और मौखिक व्यवहार में परिवर्तन इसलिए आता है क्योंकि अच्छे से बोल पाएगा बच्चा, तो फिर इंटरेक्शन भी अच्छे कर पाएगा, अच्छे से भी नए नए विचार आएंगे, सृजनात्मक विकास होगा, रचनात्मक विकास होगा बच्चे का। लिखित व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब जब वो पढ़ अच्छे से रहा, सुन अच्छे से रहा, वो क्या पढ़ रहा है इसका उसको अर्थ समझ में आ रहा है, तो फिर बच्चा लिखने मतलब लिखेगा भी अच्छे से। जब अच्छे से पढ़ाई करने के बाद अच्छे से उसका अर्थ ग्रहण से मतलब अपने विचारों में फिर बच्चा लिखेगा। ये नहीं कि जो जैसे मतलब टीचर ने बोला है ऐसे कि ऐसे मतलब रट्टू तोते की तरह मतलब ऐसे ही लिख दिया, नहीं। हर बच्चे के अपने अलग अलग विचार होते हैं, लिखने का तरीका भी अलग होता है। तो वो किसी भी टॉपिक को पढ़ के समझ के अपने विचारों में उसे व्यक्त कर सकता है। इससे उसकी मतलब लिखित व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। मौखिक परिवर्तन, लिखित परिवर्तन। अब पहले बात कर लेते हैं मौखिक परिवर्तन। मौखिक परिवर्तन में क्या क्या आता है कि शुद्ध उच्चारण, मतलब अच्छे से अगर बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ाई में ध्यान है, तो उसका उच्चारण भी शुद्ध होगा, मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग भी शुद्ध होगा, उचित गति से पढ़ेगा। उचित गति का मतलब ये नहीं होता कि आप जोर जोर से पढ़ने लग जाए, या फिर बच्चा जोर जोर से पढ़ रहा है तो वो उचित गति होगी, नहीं। उचित गति का मतलब कि स्पीड से पढ़ना, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना। अब बच्चा अच्छे से सब कुछ अगर उसको अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छा टीचर उसको अच्छे से सब कुछ करवा रहा है, तो फिर जल्दी जल्दी तो पढ़ेगा ही बच्चा। स्वर एवं प्रवाह मतलब लय ताल के साथ पढ़ना। ये नहीं कि एक अक्षर आप जोर से पढ़ रहे हैं और एक बिल्कुल धीरे पढ़ रहे हैं। और तर्क संगत सार्थक बात कहने की योग्यता, मतलब ये है कि तर्क संगत होती है कि तर्क वितर्क करना। मतलब जैसे गांधी जी के ऊपर हम बोलेंगे बच्चों को कि आप गांधी जी के ऊपर कोई टिप्पणी लिखो,
तो अब किसी किसी को गांधी जी में बुराई नजर आएगी, किसी को अच्छाई नजर आएगी। ये नहीं कि जो बुक में गांधी जी के बारे में दे रखा है वो ही लिखे बच्चा, तो उसके अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो तर्क संगत योग्यता ऐसे होनी चाहिए बच्चे में। क्रमबद्ध रूप से उचित प्रवाह के योग्य बनाना। क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक, जैसे पहले पढ़ना, पहले मतलब सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से अध्यापक को बच्चे को सिखाना चाहिए। नहीं कि पहले लिखना सिखा रहा है, पढ़ना बाद में सिखा रहा है, ये गलत तरीका होता है। लिखित व्यवहार में परिवर्तन। बच्चों को लिपि का पूर्ण ज्ञान देना। मतलब लिपि किसे कहते हैं पता होगा आपको, कि जो मतलब ध्वनियों को लिखने का एक स्टाइल होता है। तो वो लिखना, वर्ण जो होते हैं, कहाँ आधा वर्ण लगता है, कहाँ पूरा, ये सब बच्चे को अच्छे से सिखाना चाहिए। सुंदर लेख का अभ्यास। मतलब सुंदर लेख बच्चे की कब होती है, अगर लिखावट अच्छी नहीं है तो उसको बार बार सुलेख दे सकते हैं हम लिखने के लिए। बार बार सुलेख लिख कर लिखने से बच्चे की राइटिंग अच्छी हो जाती है। वर्ण विन्यास का ज्ञान कराना। मतलब वर्ण विन्यास होता है कि मतलब एक जो शब्द है उसको तोड़ सकता है बच्चा, उसको पता होना चाहिए कि कैसे तोड़ेंगे, कैसे उसको वापस जोड़ेंगे। शब्दों, मुहावरों, सुक्तियों का उचित प्रयोग करना। मुहावरों का आपको पता ही हो, सुक्तियाँ होती, कहावत है जो प्राचीन कहावत होती है, जैसे अतिथि देवो भव है, ऐसे मतलब सुक्तियाँ संस्कृत में होती हैं वैसे ज़्यादा, तो कहावतें होती हैं उनको हम सुक्तियाँ बोलते हैं। ध्वनियों का ज्ञान, वही है कि वातावरणों का ज्ञान। शब्दों का पठित सामग्री का संक्षिप्तीकरण करना, विस्तारीकरण करना। संक्षिप्तीकरण करना होता है मतलब छोटा करना, किसी भी चीज़ को हम छोटा करके लिखते, जैसे समास होता है, मतलब बहुत सारे पदों को मिलाकर एक पद बनता है। मतलब कोई पाठ जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तो उससे बहुत बड़ा जब वो पाठ होता है तो उसको उसके मूल भाव से छेड़छाड़ ना करके बच्चा उसको 1/3 में लिख दे। मतलब उसका मेन थीम क्या है उसको छोटा करके बच्चा लिखने के लायक होना चाहिए। और विस्तारीकरण करना मतलब उसमें और ज़्यादा फैलाव करना, जैसे मतलब बच्चे के अलग अलग विचार वो लिख सकता है, ज़्यादा बड़ा भी कर सकता है वो पाठ को। सावधानी से लिखने का अभ्यास कराना। मतलब सावधानी चाहिए कि बच्चा गलती ना करे भाई, और गलती हो जाए तो भी कोई बात नहीं। फिर सृजनात्मक उद्देश्य। सृजन का अर्थ होता है रचना या निर्माण। इस प्रवृत्ति से ही बालक आगे चलकर महान कहानीकार, लेखक, उपन्यासकार, कवि आदि बन सकता है। मतलब सृजनात्मक उद्देश्य को हम यहाँ पे रचनात्मक उद्देश्य भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। रचनात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य। कुछ नया करना, तो मतलब ये है कि जब कुछ मतलब नया करने की जो होती है, जैसे सृजनात्मक जो बच्चा होता है, जो जीनियस बच्चा होता है, वही तो कुछ अलग करता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। तो इसी प्रवृत्ति से बच्चा आगे कहानीकार बन सकता है, लेखक जैसे तुलसीदास है, कबीरदास है, ऐसे मतलब कुछ अलग इसी प्रवृत्ति से तो आगे जाके महान लेखक या कवि बच्चा कुछ भी बन सकता है बड़ा होके, क्या पता। मौलिक विचारों को उपयुक्त भाषा शैली में व्यक्त करना। मतलब अपने जो विचार हैं उनको अच्छे से अच्छी भाषा शैली में व्यक्त करना। पत्र, कविता, कहानी, संवाद आदि लिखना। जीवनी, आतंक, कथा, घटना एवं सार लेखन का अभ्यास करना। मतलब ये है कि आप बच्चे से कविता लिखवा सकते हो, कहानी कविता पढ़वा सकते हो, आंखों देखी घटना का वर्णन करने के लिए, लिखने के लिए, सुनाने के लिए बच्चे को बोल सकते हो, ताकि बच्चे का शब्द भंडार का भी विस्तार हो। अलग अलग स्तर पर अलग अलग उद्देश्य होते हैं। प्राथमिक स्तर पर अलग होते हैं, जैसे मतलब प्राथमिक स्तर पे कि ये कि बच्चा जब घर से स्कूल जाता है तो उसको सिर्फ बोलना ही आता है, पढ़ना लिखना ये नहीं आता, तो उसको उसके अनुसार ही ज्ञान दे। ये नहीं कि बच्चा पहली कक्षा का, उसकी 4 या 5 वर्ष है, आप उससे क्वेश्चन पढ़ा रहे हो 5th क्लास के, तो ये गलत तरीका। मतलब इस स्तर पर बच्चे में आप टीचर शब्द भंडार में वृद्धि कर सकता है, शुद्ध भाषा के उच्चारण पर बल दे सकता है, और मतलब श्रुत लेख के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकता है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे को सिखानी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में एक चीज़ और रह गई, सहस्वर वाचन, मौन वाचन, ये भी आप करवा सकते हैं। फिर नहीं, प्राथमिक स्तर में आती हैं ये चीज़ें, सहस्वर वाचन, मौन वाचन, ये। अब बात कर लेते हैं माध्यमिक स्तर की। तो माध्यमिक स्तर पर बच्चे को मातृभाषा का तो ज्ञान अच्छे से हो जाता है, तो यहाँ के हम उसे मतलब साहित्य पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, करना चाहिए एक टीचर को। या फिर संवाद लेखन, मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का ज्ञान करा सकते हैं। सार लेखन, पत्र लेखन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर बात कर लेते हैं उच्चतर माध्यमिक स्तर की।
तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बच्चे को मतलब साहित्य भी पढ़ना अच्छे से आ जाता है, तो अलग अलग विषयों में उसकी रुचि करवा सकते हैं। जैसे एक सब मतलब मातृभाषा से जुड़े अलग अलग सब्जेक्ट बच्चे का ज्ञान विस्तार होना चाहिए। और मौन वाचन सहस्त्र वाचन के माध्यम से भाव ग्रहण बच्चे को इस टाइम पे करवाना चाहिए। और सौंदर्य चेतना के बारे में बताना चाहिए। चिंतन प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए। तो मतलब काफ़ी बड़े हो जाते हैं इस उसमें बच्चे, तो खुद भी सब कुछ सीखने लग जाते हैं वो। नंबर 4 है समीक्षात्मक उद्देश्य। समीक्षा से अभिप्राय होता है समालोचन है। मतलब ये होता है कि समीक्षात्मक समालोचन का अर्थ होता है मतलब बुराई, आलोचना। समीक्षात्मक समालोचन, आलोचना करना, बुराई करना, ये सब एक ही बात होती है। हिंदी में एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन बात एक ही है। तो बच्चा जिस साहित्य का अध्ययन कर रहा है वह उसकी प्रामाणिकता के साथ अपने महत्व को भी देखें। मतलब ये है कि जो बच्चा साहित्य को पढ़ रहा है या वो पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, कविता जो भी कर रहा है, तो उसका सिर्फ ये नहीं कि बच्चा सिर्फ उसकी प्रामाणिकता को ही याद करे, उसकी मतलब उसमें बुराई अगर निकल रही है, उसकी अप्रामाणिकता क्या, तो उसको भी बच्चा बोल सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ये नहीं कि टीचर उसको डांटने लग जाए कि नहीं इसमें तो कमी नहीं हो सकती, मुहावरों, लोकोक्ति, अलंकारों का कहाँ मतलब उसमें कुछ गलती है, तो बच्चा उसके बारे में बोल सकता है। और अप्रामाणिकता का ये होता है कि जैसे मतलब कबीरदास है, तुलसीदास है, इनकी कोई भी जीवनी है या इनकी जो इनके मतलब गद्य हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी अगर अप्रामाणिकता सिद्ध हो रही है तो वो भी बच्चा बोल सकता है। अब बात कर लेते हैं मातृभाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत की। तो सबसे पहले है रुचि का सिद्धांत। किसी वस्तु, मॉडल या चित्र आदि दृश्य सर्व सामग्री का प्रयोग करना। मतलब ये कि शिक्षण को रोमांचक बनाने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए बच्चे का हम अध्यापक मॉडल का प्रयोग कर सकता है, चित्र का प्रयोग कर सकता है, जिससे कि ना मतलब शिक्षण फिर अट्रैक्टिव बनता है, बच्चा ज़्यादा मन करता है, मन लगाता है फिर पढ़ने में। दृश्य सर्व सामग्री में वही मैंने बताया था आपको, रेडियो, टीवी और भी बहुत सारे साधन हो सकते हैं, देख लेना आप। नंबर 2 योग्यता के अनुसार प्रश्न पूछना। योग्यता तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के ज्ञान के आधार पर ही मतलब आप उससे प्रश्न पूछे। ये नहीं कि आप बच्चा फर्स्ट क्लास का है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं फोर्थ क्लास का, फिफ्थ क्लास का, तो ये फिर गलत हो जाता है। खेल विधि का प्रयोग करना। अब जो छोटे खेल विधि का प्रयोग वैसे ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है, बड़े बच्चों का इतनी इसकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब बच्चा अगर पूरा दिन पढ़ता रहेगा तो बच्चा बोर हो जाएगा, तो बीच बीच में अगर आप खेल विधि जैसे अंताक्षरी करवा सकते हैं या फिर बच्चों को आप खो खो खिला सकते हैं, इससे क्या है कि बच्चा फिर बोर नहीं होगा और कुछ ना कुछ इससे भी वो सीखेगा ही। शब्द भंडार में भी विस्तार होता है, तो खेल विधि का प्रयोग कर सकता है टीचर। पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान, मतलब पूर्व ज्ञान जो उसने पहले सीखा है, घर में उसने क्या सीखा है, आस पड़ोस में क्या सीखा, उससे जुड़ा हुआ, उससे जोड़ कर ही हम उससे नया ज्ञान सिखाएं। ये नहीं कि जो नए पुराने ज्ञान के आधार पर ही जब हम कुछ बच्चे को नया सिखाएंगे, उससे जोड़ कर सिखाएंगे, तो उसको सीखने में आसानी होती है। नाटक का प्रयोग करना। नाटक का प्रयोग करना ये है कि मतलब आप बच्चे को नाटक दिखा सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, जैसे पृथ्वीराज चौहान है, रामायण है, महाभारत है, किसी नाटक दिखा सकते हैं। इससे भी शिक्षण रोमांचक बनता है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको तो नाटक दिखा सकते हो, और जो बड़ी जो क्लासे होते हैं उसमें आप बच्चे से अभिनय करवा सकते हो, टीचर अभिनय करवा सकते हो, क्योंकि बड़े बच्चे तो अभिनय कर सकते हैं, जैसे राम का रोल वो कर सकते हैं, अर्जुन का रोल कर सकते हैं। नैतिकता का भी विकास होता है, इससे बच्चे का चारित्रिक विकास भी होता है। नंबर 7 है कविता पाठ, अंताक्षरी आदि का प्रयोग। मतलब कविता पाठ कराना, जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं वो लय ताल के साथ, मतलब जैसे गीत जो विधि होती है उसके द्वारा आप कविता पाठ करवा सकते हैं। बच्चे को अच्छा लगता है इससे, जैसे देखा ना छोटे बच्चे टेबल भी जो भी याद करते हैं तो मतलब एक सॉन्ग की तरह, मतलब एक लय में करते हैं। अंताक्षरी आदि का प्रयोग करना, इससे भी मतलब शब्द भंडार होता है उसमें भी बच्चे का विस्तार होता है। नंबर 2 है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बच्चा जन्म से क्रियाशील होता है, बच्चे जो है निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते। मतलब ये कि बच्चा जन्म से ही क्रियाशील होता है, होते ही जैसे वो स्टार्टिंग में उंगली हिलाता, हाथ हिलाता है, फिर अलग अलग उंगलियाँ हिलाता है, जैसे चलना सीखता। तो निष्क्रिय आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सारा दिन खेलते ही रहते, थकते नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो जितना ज़्यादा बच्चे को व्यस्त रखेंगे ना, उतनी ही शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति होती है। बच्चे को कभी भी फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, फ्री छोड़ोगे ना तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा। तो इसलिए उसको मतलब ना जैसे ये है कि क्लास में भाई पढ़ा रहे हैं, कभी कहानी की बुक पढ़ा रहे हैं, खासकर छोटे बच्चों को,
कुछ मतलब खिला सकते हो, बीच में अंताक्षरी का वो करवा सकते हो, तो बच्चों को बिजी रखना चाहिए। तो मौखिक वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, घटना वर्णन, कहानी सुनाना, मतलब मौखिक वार्तालाप में यही आ जाता है, जैसे अंताक्षरी खेल रहे हो, आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, टीचर और कहानियाँ बच्चों से आप सुन सकते हो, क्विज कंपटीशन कर सकते हो। प्रश्नोत्तर में फिर वही प्रश्न पूछना, घटना वर्णन, यहाँ पे आंखों देखा घटना वर्णन में लिख सकते हैं। मतलब घटना का ये कि जो आंखों देखी घटना है उसको बच्चा सुना सकता है, छोटे बच्चे सुना सकते हैं, बड़े बच्चे लिख सकते हैं। कहानी सुनना या सुनाना, अध्यापक सुना सकता है, बच्चों से सुन सकता है। नंबर 2, पढ़ते समय आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन करना, मतलब टीचर जब आदर्श वाचन कर रहा है, मतलब कविता जब पढ़ा रहा है, तो बाद में बच्चा को उसका अनुकरण वाचन बच्चों से करवाना चाहिए, कि पहले टीचर बोले बाद में बच्चे बोले। छोटे बच्चों में लिए ये विधि ज़्यादा कामयाब होती है, बड़े बच्चे तो फिर भी साथ साथ कर लेते हैं। अर्जित ज्ञान को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के अवसर देना, मतलब अर्जित ज्ञान, अर्जित का मतलब होता है कि जो उस सीखा हुआ ज्ञान जो बच्चे ने स्वाभाविक रूप से सीख रखा, जो उसे याद है, तो जो बच्चे ने सीखा है ना, उसको लिखित रूप में भी अभिव्यक्त करवाएं बच्चे से, उससे बोले कि वो अपने विचारों में उसे अभिव्यक्त करने का अवसर देना चाहिए बच्चे को। विविध साहित्यिक क्रियाओं का प्रयोग, विविध साहित्यिक क्रियाओं का प्रयोग में फिर वही आ जाते हैं, आप साहित्यिक बुक पढ़ा सकते हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे महारथी हैं, महानायक हैं, उनके बारे में नाटक, मूवी उनके ऊपर दिखा सकते हैं। नंबर 3 है विचार विनिमय का सिद्धांत। मातृभाषा शिक्षण में अध्यापक एवं बालक के बीच पाठ्य सामग्री से संबंधित जितना अधिक विचार विनिमय होगा, उतना ही भाषा शिक्षण प्रभावशाली होगा। मतलब ये है कि जो पाठ पढ़ाया है ना बच्चों को, उस पाठ के बारे में, उसमें मतलब क्या क्या कैरेक्टर थे, क्या थीम थी, क्वेश्चन आंसर, उसके बारे में जितनी ज़्यादा बात टीचर और बच्चे के बीच में होंगी ना, उतना ही ज़्यादा मतलब जो है शिक्षण प्रभावशाली बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में, उसके ज्ञान जो उसने सीखा उससे जोड़कर बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे चुपचाप बैठे हैं और टीचर चुपचाप बैठा है, वो फिर कोई शिक्षण वाली बात नहीं हुई। स्वाभाविकता का सिद्धांत, बच्चा माँ की गोद से ही सीखना शुरू कर देता है। पहले दो फिर दो फिर मुझे दूध दो वाक्य से प्रकट होता है। तो बच्चा माँ की गोद से ही सीखना शुरू कर देता है। सबसे पहले जैसे वो माँ बोलता है स्वर से, मतलब पहले ए आ ऐसे कुछ भी मतलब स्वर बोलता है, फिर वर्ण बोलता है, जैसे दू, फिर दद्दू, फिर वो दद्दू शब्द बोलने लगता है, फिर वाक्य बोलने लगता है, फिर बहुत बड़ा वाक्य भी बोलने लगता है। तो ऐसे कर्मानुसार बच्चा कर्मानुसार सीखता है। तो इसलिए क्लास में भी एक टीचर का फर्ज बनता है कि वो उसे कर्मानुसार सिखाए। मतलब पहले सुनना ये नहीं सिर्फ सुन लिया, सुनकर उसका अर्थ ग्रहण आना चाहिए बच्चों को, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, फिर बोलना अच्छे से दूसरे को समझाना आना चाहिए, फिर पढ़ना अच्छे से पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, फिर लिखना। मतलब ये चीज़ें कर्मानुसार होनी चाहिए, नहीं कि पहले आप लिखना पढ़ना सिखा रहे बाद में सुनना बोलना, तो ये गलत तरीका होता है। नंबर 5 है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अध्यापक का कर्तव्य है कि बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, शिक्षण की समस्या अलग। तो यहाँ ये कि जो अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग धार्मिक या फिर रिलीजन से आते हैं, तो अलग अलग रहन सहन होता है सभी बच्चों का। तो मातृभाषा में शिक्षण देते समय इस बच्चे का ध्यान रखना चाहिए कि किसी बच्चे की मतलब आत्मता को ठेस ना पहुँचे। तो ये अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए। और उनकी समस्या भी अलग अलग होती है, क्योंकि ये किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को लिखने में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है। अभी ये नहीं कि सभी बच्चों की एक जैसी समस्या, सबकी अलग अलग समस्या होती है। तो टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबकी अलग अलग समस्या, तो उसी के अनुसार शिक्षण करवाए वो। नंबर 6 अभ्यास का सिद्धांत। भाषा एक कौशल है। अभ्यास का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम जैसे बार बार सीखते हैं, मतलब जितना ज़्यादा अभ्यास, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ हमें उतनी ज़्यादा अच्छे से आ जाती है। तो अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि मातृभाषा शिक्षण में किए गए भाषाई कौशलों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करवाए। मतलब भाषाई कौशल जो होते हैं, मतलब जो उसने पढ़ा है, जो सीखा है, जो याद कर, जो टीचर ने बताया, उसको जितना ज़्यादा मतलब अभ्यास करेगा बच्चा, उतना ज़्यादा ही वो स्थायी बन जाता है फिर बच्चे के दिमाग में। अनुकरण का सिद्धांत। तो अनुकरण के सिद्धांत में अनुकरण का मतलब पता ही होता है आपको, पीछा करना, फॉलो करना। पहले मैं जैसे बोल रही हूँ तो बाद में छोटे बच्चे बोल रहे हैं, जैसे जो मैं बोलूँगी वही। जैसे भाषा भी अनुकरण से ही सीखते हैं, तो भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। बच्चा अध्यापक का अनुकरण करता है तो अध्यापक की शुद्ध भाषा का उच्चारण करे। मतलब ये है कि जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, जैसे पाठ ही पढ़ा रहा है, फिर कुछ समझा रहा है, कविता में जैसे आदर्श वाचन कर रहा है, तो
टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि भाषा, अगर टीचर की भाषा शुद्ध नहीं होगी तो फिर बच्चा कहाँ से शुद्ध बोलेगा। तो ऐसे ही फिर पहले कविता पढ़ाते वक्त जो खासकर छोटे बच्चों में पहले आदर्श वाचन होना चाहिए, बाद में बच्चे फिर उसका अनुकरण करेंगे। ये नहीं कि बच्चे को ही पढ़ने के लिए दे दिया, बच्चा कैसे पढ़ेगा, उस छोटे बच्चे को इतना पढ़ना थोड़ी ना आता है। नंबर 8, आवर्ती का सिद्धांत। जितनी ज़्यादा ज्ञान की आवर्ती होगी उतना ही ज्ञान स्थायी होता है। आवर्ती का मतलब भी वही होता है कि मतलब आवर्ती का मतलब यही होता है कि अभ्यास या फिर बार बार करवाना। मतलब बालक की आवर्ती का भी यही मतलब होता है कि बार बार सिखाना, अभ्यास करना। मतलब ये कि जैसे एक पाठ जैसे कई दिन पहले पढ़ा है, कई दिन पहले वो हो चुका है, तो उसको आप एक वीक बाद फिर से पूछ सकते हैं, जिससे बच्चे का मस्तिष्क में वो ज्ञान है ना, वो स्थायी हो जाता है, फिर उसको भूलता नहीं है बच्चा। तो जितनी ज़्यादा अभ्यास करेगा उतना ही ज्ञान स्थायी होता जाएगा। नंबर 9 है चयन का सिद्धांत। बालक की रुचि एवं योग्यता में अंतर होता है, तो शिक्षण बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। अब ये जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे क्लास में ना कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बिल्कुल स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बिल्कुल मूक बधिर भी बच्चे हो सकते हैं। तो सबकी समस्या अलग अलग होती है, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये नहीं कि आप सभी को एक जैसा शिक्षण दे रहे हो। अगर आप सभी को एक जैसा शिक्षण दे रहे हो, एक जैसा पढ़ा रहे हो, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो उसको जल्दी कैच कर जाएंगे, और जो स्लो लर्नर है, जो मूक बधिर बच्चे हैं, जो मीडियम है, वो पीछे रह जाएंगे। तो ये है कि एक इंटेलिजेंट बच्चे को आप पढ़ाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम दे सकते हो, तब तक उन जो बच्चे उनको अच्छे से उनको आप फिर से समझा सकते हो, या उनकी अक्षमता के अनुसार उनको अलग अलग आप कार्य दे सकते हो। ये नहीं कि सबको एक जैसा पढ़ा रहे, एक जैसा बोल रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 10 है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। यानी कि पहले मौखिक ज्ञान फिर लिखित ज्ञान। तो भाषा सिखाने का यही स्वाभाविक क्रम होता है। पहले अध्यापक बोले, फिर छात्र सुनकर समझे का प्रयास करे, फिर लिखित ज्ञान दो। मतलब ये है कि पहले बच्चे को सबसे पहले बोलना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, पढ़ना सिखाओ। पहले एक टीचर का ये कर्तव्य बनता है, फिर बाद में उसको लिखना सिखाए। ये नहीं कि पहले लिखना सिखा रहे हैं बाद में, ये ऐसे फिर उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहिए। तो पहले उसको पढ़ना, बोलना, सुनना, फिर कुछ गैप दे के धीरे धीरे उसको लिखने का ज्ञान दो। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। हिंदी शिक्षण के अनेक उद्देश्य होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने के कौशल, यानी कि श्रवण कौशल, जैसे ये बहुत सारे कौशल होते हैं, जैसे श्रवण कौशल, लिखित कौशल। ऐसे ना किसी को ज़्यादा महत्व दे, ना ही किसी को छोड़े। शिक्षा देने से पहले अध्यापक उद्देश्य को निश्चित कर ले कि सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। मतलब ये है कि ये जो 4 जो उद्देश्य होते हैं शिक्षण के, भाषा शिक्षण के, इसमें ये नहीं कि एक आप सुनना, उसको अच्छे से सुना रहे हो, आप बोलने जा रहे हो, बच्चा सिर्फ सुन रहा है, तो ऐसे फिर शिक्षण रोमांचक नहीं होता। आप बीच बीच में उससे प्रश्न भी पूछने चाहिए, ताकि बच्चे को भी बोलने का मौका मिले। ये नहीं कि आप सुना रहे हो उसको, तो सुनने के साथ उसको बोलने का भी, वो बच्चे को भी बोलने का मौका देना चाहिए, फिर बच्चे को पढ़ने का भी मौका देना चाहिए। ये नहीं कि टीचर ही पढ़े जा रहा है, बच्चे सिर्फ मूक बन के बैठे हुए हैं। मूक का मतलब चुपचाप होता है, चुप बैठे हुए हैं, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे तो सो भी जाते हैं। अगर आप बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे, तो फिर बच्चे को नींद भी नहीं आएगी, और फिर लास्ट में उसे लिखवा के देखे उस चीज़ को। छोड़ने का मतलब ये है कि ये नहीं, ना तो इन चारों में से किसी एक पर आप ज़्यादा जोर डालो, ना इनमें से किसी को छोड़ो। सभी का एक साथ एक जैसा विकास होना चाहिए, सभी कौशलों का, तभी शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति होती है। और आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर देना। और लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें।